morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program, semester 1, subject is financial accounting. From the previous class, we were doing the topic hire purchase system. Right? तो उसका हमने जो था एक मेथड किया था जिसमें हमने फुल रिपोजेशन का क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम. आई होप वो सबको समझ में आया होगा, सबने उसको पढ़ा होगा दोबारा से. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक. तो अब जो हमें करना है, इसमें मैंने आपको बताया था प्राइमरीली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं. एक होता है फुल रिपोजेशन और एक होता है पार्शियल रिपोजेशन. ठीक है, फुल रिपोजेशन मैंने बताया था कि जब भी कोई एसेट बेचा जाता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एसेट बेचती है और अगर वो इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जिसने एसेट बेचा होता है, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा तो वो उससे एसेट जो है वो वापस ले सकता है. दिस इज अंडर हायर परचेज सिस्टम. और जो उसने उसके अगेंस्ट पैसा रिसीव किया वो उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो इसमें जो है जब वो जितना एसेट बेचता है, सपोज उसने 2 ट्रक्स खरीदे थे और 2 ट्रक्स बिकॉज वो इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पे कर पाया तो उसने दोनों ट्रक्स उससे वापस ले लिए. तो दिस इज कॉल्ड फुल रिपोजेशन, कि जितना बेचा पूरा का पूरा उससे वापस ले लिया. पार्शियल रिपोजेशन क्या होता है? पार्शियल रिपोजेशन होता है कि जितने नंबर ऑफ एसेट्स बेचे थे उसमें से कुछ एसेट्स बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट उसने वापस ले लिए और कुछ एसेट्स उसने परचेजर के पास छोड़ दिए. दिस इज पार्शियल रिपोजेशन. तो हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, हमने किया था फुल रिपोजेशन का. उसमें एक ट्रक जो था वो उसने खरीदा था, एक मशीनरी खरीदी थी और क्योंकि वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाया था तो उसने वो मशीन जो है वापस ले ली थी हायर वेंडर ने. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. वो वाला क्वेश्चन हम क्लास के अंदर करेंगे अभी. X Limited purchased on 1st January 2008 from Messrs RV Traders 4 machines having cash price rupees 80,000 each on hire purchase basis. X Limited ने RV Traders से 4 मशीन खरीदी हैं 1st जनवरी को और उनका जो कैश प्राइस है वो 80,000 ईच है. तो एक मशीन का प्राइस 80,000, तो ऐसी उसने 4 मशीन खरीदी है बट उसने हायर परचेज बेसिस पर खरीदी है. The payment was to be made as follows. तो उसने जो है पेमेंट किस तरीके से की है हायर परचेज में? 10% ऑफ कैश प्राइस डाउन. तो मतलब डाउन पेमेंट कितना है? टोटल कैश प्राइस का 10% डाउन पेमेंट कर रहा है एंड 25% ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 years. तो उसने 4 इंस्टॉलमेंट बनवाई है, 4 साल तक पेमेंट कर रहा है, मतलब उसने आगे 4 इंस्टॉलमेंट बनवाई है और हर एक इंस्टॉलमेंट में 25% ऑफ टोटल कैश प्राइस एज एन इंस्टॉलमेंट मनी वो पे कर रहा है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. कैश प्राइस हमें गिवन है, एक मशीन का कैश प्राइस 80,000 है. ऐसी 4 मशीन जो है एक्स कंपनी लिमिटेड ने खरीदी है, हायर परचेज बेसिस पर खरीदी है, तो उसका पेमेंट शेड्यूल आपको बताया हुआ है. टोटल कैश प्राइस का 10% डाउन पेमेंट कर रहा है और जो रिमेनिंग अमाउंट है 4 इंस्टॉलमेंट बनवाई है क्योंकि 4 साल तक पे कर रहा है, तो मतलब 4 इंस्टॉलमेंट है. ठीक है, और कितनी अमाउंट पे कर रहा है? 25% ऑफ टोटल कैश प्राइस. दैट अमाउंट ही इज पेइंग एज अ इंस्टॉलमेंट मनी. X Company Limited paid the first installment but failed to pay the second installment due on 31st December 2009. तो X Company Limited ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो उसकी ड्यू डेट आपको बताई हुई है. अब इस क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें डेट्स मेंशन नहीं थे, तो वी आर राइटिंग ईयर 1 ईयर 2, बट यहाँ पर आपको डेट मेंशन है तो यू विल राइट स्पेसिफिकली डेट्स. ठीक है, ये मैं अभी करूंगी तो इट मस्ट बी क्लियर. Messrs RV Traders repossessed 3 machines, leaving remaining 1 machine with the buyer. तो यहाँ पर RV Trader ने क्या किया? 4 मशीन उसने बेची थी, क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो उसने 4 में से 3 मशीन रिपोजेस कर ली, मतलब परचेजर से 3 मशीन वापस ले ली और एक मशीन उसके परचेजर के पास ही उसने छोड़ दी. तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिपोजेशन. ठीक है, कि कुछ मशीन छोड़ दी है परचेजर के पास और कुछ मशीन उसने रिपोजेस कर ली. The value of 3 machines was taken at cost less depreciation at 20% per annum on reducing balance method. तो जब भी
पार्शियल रिपोजेशन के केस में बता रही हूँ, इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजेशन जो वेंडर है जब भी मशीन रिपोजेस करता है तो वो अपने आप उसकी वैल्यू असेसमेंट करता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन रेट लगाता है कि मैं इस मशीन को इस वैल्यू पर लूंगा, तो वो ने अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाता है और उस वैल्यू पर उस एसेट को रिपोजेस करता है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रिपोजेशन. Messrs. X Company Limited charges depreciation at 10% per annum on reducing balance method on 31st December each year. X Company Limited जिसने एसेट खरीदा वो तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करता है हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे. RV Traders spent rupees 42,000 on overhauling of machine repossessed. तो जो उसने 3 मशीन रिपोजेस की थी RV ट्रेडर ने, उसकी ओवरहॉलिंग पर, मतलब उसकी ओवरऑल रिपेयरिंग पर, जितनी मशीन रिपोजेस की थी उनकी ओवरऑल रिपेयरिंग पर 42,000 उसने खर्च किया. और फिर जो 3 मशीन खरीदी थी उसमें से 2 मशीन आगे उसने बेच दी. एक मशीन अभी भी RV ट्रेडर के पास है, 3 में से 2 मशीन उसने बेच दी 1,20,000 की, ठीक है. So you are required to prepare necessary ledger account in the books of both the parties. तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स तो मेंशन नहीं है कि कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, नेसेसरी लेजर अकाउंट बोले हैं, तो नेसेसरी मतलब सेम वही 2 अकाउंट बायर की बुक में, 2 अकाउंट सेलर की बुक में, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था. अगर हमें लेजर्स का नेम मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो 4 लेजर्स हमें बनाने होते हैं. आपको यूजुअली जो इंस्टॉलमेंट मिलती है वो हमेशा एनुअल इंस्टॉलमेंट ही मिलती है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है. अगर इन केस मिलती भी है तो आपका इंटरेस्ट तो आपको बताया हुआ होता है, अकॉर्डिंगली यू विल टेक. चलिए, आई होप यू ऑल हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन शुरू करें अब हम. तो अब हमें सबसे पहले वर्किंग नोट याद है ना सबको, हम क्वेश्चन शुरू कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी होती है. इंटरेस्ट हम निकालेंगे. यहाँ पर अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है केस नंबर कौन सा लगेगा. वी हैव स्टडीड 3 केस फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो उन 3 केसेस में से कौन सा केस लगेगा यहाँ पर. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा. आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. मैं जो है जितना टॉपिक, एक मेजर टॉपिक मैं आपका कवर कर देती हूँ, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ना. वेरी गुड. इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए केस 3 लगेगा. अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, आई एम स्टॉप शेयरिंग नाउ, ठीक है. नाउ माय बोर्ड विल बी विजिबल टू यू. तो यहाँ पर अब आपको जो है, आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आपको कैश प्राइस गिवन है, आपको डाउन पेमेंट गिवन है, और आपको यहाँ पर क्या गिवन है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट. बट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, ठीक है. तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो उस केस में हम केस 3 अप्लाई करते हैं. केस 3 में क्या है, केस 3 में हम यहाँ पर रेशियो मेथड के बेसिस पर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं. आई थिंक माय बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन नाउ. हायर परचेज पहले खत्म करने दो. आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द क्लास विच चैप्टर आई विल स्टार्ट विद. So please start with the working note. वर्किंग नोट बना रहे हैं पहले बेटा, ठीक है. वर्किंग नोट में फर्स्ट हमारा नोट होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का. ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हमेशा फर्स्ट नोट इंटरेस्ट कैलकुलेशन बनाइए. तो यहाँ पर केस 3 लगेगा तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना पे कर रहा है. तो अब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है. तो यहाँ पर हमें कैश प्राइस कितना गिवन है, कैश प्राइस है 80,000 फॉर 1 मशीन. कैश प्राइस इज 80,000 फॉर 1 मशीन. ऐसी उसने कितनी मशीन खरीदी है, 4, ठीक है. हायर परचेजर ने यहाँ पर 4 मशीन खरीदी है और एक का कैश प्राइस 80,000 है, तो टोटल कैश प्राइस हुआ 3,20,000. दिस इज द टोटल कैश प्राइस. अब हमें निकालना है हायर परचेज प्राइस. कैश प्राइस हमने यहाँ पर निकाल लिया, हायर परचेज प्राइस निकालना है. उसके लिए पहले हमें लेना है डाउन पेमेंट, ठीक है. डाउन पेमेंट हमें क्या बोला है, 10% ऑफ कैश प्राइस. क्वेश्चन में हमें गिवन है 10% ऑफ कैश प्राइस. तो कैश प्राइस हमारा है 3,20,000. 3,20,000 का
10%, दिस इज डाउन पेमेंट, तो ये हमारा हुआ 32,000। ठीक है, डाउन पेमेंट 32,000 है। इसी तरह हम निकालेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट हमें कितनी बताइए? 25% ऑफ कैश प्राइस। ये एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 25% ऑफ कैश प्राइस। तो 25% ऑफ कैश प्राइस इज अगेन दिस 3,20,000। ठीक है, कैश प्राइस तो हमारा 3,20,000 है, उसका 25% हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, तो ये कितना होगा? 80,000। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज 80,000। तो ये एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। ऐसे कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है? 4। ही इज पेइंग 4 इंस्टॉलमेंट। 80,000 इज 1 इंस्टॉलमेंट अमाउंट। एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 80,000 है, तो ऐसी वो 4 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। तो टोटल कितना पे कर रहा है इंस्टॉलमेंट में? 3,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हायर परचेज प्राइस क्या हुआ? डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज प्राइस इज डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट, मतलब 32,000 प्लस 3,20,000, तो टोटल हो गया 3,52,000। दिस इज योर हायर परचेज प्राइस। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। ये वैसे ही है जैसा हमने किया था केस 3 में। अब यहां से हम निकालेंगे इंटरेस्ट पेड। 3 लाख हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। अब हमें निकालना है टोटल कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस है 3,52,000 माइनस कर देंगे कैश प्राइस 3,20,000, तो टोटल इंटरेस्ट इज 32,000। टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड इज 32,000। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट को हमें 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है, जो हमें रेशियो निकालनी होती है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं इसमें, आप लोगों को याद है ना? हायर परचेज प्राइस से शुरू करते हैं। 3,52,000। 3,52,000 माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट 32,000, तो ये बच गया 3,20,000 माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 80,000, तो ये बच गया 2,40,000 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 80,000 की 1,60,000 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट 80,000 माइनस फोर्थ 80,000। तो हमारा क्या हुआ? ये बैलेंस अमाउंट हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, पेड करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसका रेशियो निकालते हैं। तो ये हमारा हुआ 1 2 3 4 जो मैंने लिखा, तो क्या हुआ? ये 32:24:16:8 या 4:3:2:1। 4:3:2:1 आया। इस रेशियो में इंटरेस्ट पे ऑफ कर देंगे, तो कितना आएगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 4/10 इंटू 32,000 जो हमारा इंटरेस्ट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है? 4/10 इंटू 32,000 मतलब 12,800। सेकेंड में 3/10 इंटू 32,000 9,600। इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उसने बताया सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है थर्ड फोर्थ निकालने की। वी कैन लीव इट हियर ऑल्सो। ये तो क्लास के बिगिनिंग में बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन, मैं पीडीएफ शेयर करूंगी उसमें से आप पढ़ लेना। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें ये देखना होता है कि किस मेथड से वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट। Yes, you can directly write this. It's up to you. No issues. You can directly write like this. ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया? ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट का और ये दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। फर्स्ट वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट। सबने नोट कर लिया? आई होप आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन दिस।
पहला वर्किंग नोट ये बन गया। अब पार्शियल रिपोजेशन के केस में क्या होता है कि जो हायर वेंडर होता है, जो एसेट रिपोजेस करता है, वो अपनी टर्म्स पे करता है, वो अपने हिसाब से उसका वैल्यूएशन करता है। तो सेकंड वर्किंग नोट आपका वो बनेगा उसने किस बेसिस पर वैल्यूएशन किया। तो जैसे क्वेश्चन में पढ़ो, इसने लिखा था the value of 3 machines was taken at cost less depreciation at 20% per annum on reducing balance method। तो यहाँ पर जब मशीन रिपोजेस की जाएगी उसकी कितनी वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है। फुल रिपोजेशन में तो क्या था कि हमने जिस साल हमारी मशीन रिपोजेस हुई, जिस साल हमारा एसेट रिपोजेस हुआ, जितना भी बैलेंस अमाउंट था वो हमने पूरा रिपोजेशन अमाउंट ले लिया था। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जब वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया था तो जितना भी लेफ्ट ओवर अमाउंट था, बैलेंस बीडी था और इंटरेस्ट था, वो टोटल मिलाकर हमने वैल्यू ऑफ रिपोजेशन ले लिया। बट अगर पार्शियल रिपोजेशन है, पार्शियल रिपोजेशन में हम टोटल अमाउंट तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर सारा का सारा एसेट रिपोजेस नहीं हुआ, कुछ एसेट वेंडर के परचेजर के पास बच गया, तो उसकी भी कुछ वैल्यू है। तो पार्शियल रिपोजेशन में हमेशा आपको वैल्यू ऑफ रिपोजेशन निकालनी होती है। तो सेकंड वर्किंग नोट जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस्ड। सेकेंड वर्किंग नोट विल बी दिस वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस्ड। और वो आपको हमेशा क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि किस बेसिस पर उसने एसेस किया। तो इसमें बताया है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पे उसने 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ऑन WDV बेसिस। ठीक है, तो हम लेंगे कॉस्ट ऑफ 3 मशीन्स, क्योंकि 3 मशीन रिपोजेस की हैं तो वी आर टेकिंग कॉस्ट ऑफ 3 मशीन, तो वो होगी आपकी 2,40,000। ठीक है, कैसे आएगी? 80,000 की एक मशीन थी और 3 मशीन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 80,000 एक मशीन की वैल्यू थी एंड वी आर टेकिंग 3 मशीन्स, तो 2,40,000 कॉस्ट थी। फाइन। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा, मतलब 31 दिसंबर 2009। इसने 1 जनवरी को एसेट खरीदा था, तो पहला जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा साल के आखिर में। 1 जनवरी को खरीदा तो पहला डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को लगेगा। 31 दिसंबर को उसने डेप्रिसिएशन लगाया 20%। ठीक है, 20% कॉस्ट का, तो ये कितना आएगा 20% कॉस्ट का? 48,000। ठीक है, पहले साल का उसका डेप्रिसिएशन लगा 48,000, तो माइनस करके आया 1,92,000। दूसरा डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2010। दूसरा डेप्रिसिएशन, क्योंकि इस साल जो है इसने मशीन को रिपोजेस किया है 31 दिसंबर को, सॉरी दिस इज 2008 एंड दिस इज 2009। 1 जनवरी 2008 को उसने एसेट खरीदा, तो 31 दिसंबर 2008 उस साल के आखिर में पहला डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, जब उसकी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू थी। फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई 31 दिसंबर 2009, बट ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। बट उस साल उसने पूरा एसेट यूज तो किया है पूरे साल, तो उस पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा। ठीक है, तो इस साल का फिर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा, अगेन 20% ऑफ दिस, तो इसका 20% कितना बैठेगा? 20% ऑफ 1,92,000, 38,400। ठीक है, 31 दिसंबर 2009 को उसने दूसरा डेप्रिसिएशन लगाया, अगेन 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो वो आया 38,400। तो आपका बैलेंस बच गया 1,53,600। अब इसी डेट पर एसेट रिपोजेस हो गया, तो इसके हिसाब से जो एसेट रिपोजेस हुए उनकी कितनी वैल्यू थी? इतनी, 1,53,600। ठीक है, जो एसेट रिपोजेस होते हैं वो हायर वेंडर जिस रेट पर बोलेगा उस रेट पर रिपोजेस होंगे, और जो एसेट बायर के पास बच जाता है वो उसके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से होता है। ये दोनों चीज अलग अलग है। वेंडर जिन एसेट को रिपोजेस करेगा वो उसकी वैल्यूएशन, उसका डेप्रिसिएशन अपने हिसाब से लगाता है। एक डेप्रिसिएशन का ही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। जो एसेट रिपोजेस होगा
वेंडर उस पे अपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएगा, और जो एसेट बायर के पास बच जाएगा, बायर उस पे अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाता है। ठीक है, तो पहला दूसरा वर्किंग नोट था वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस। तीसरा वर्किंग नोट होगा वैल्यू ऑफ एसेट लेफ्ट विद बायर। जो एसेट बायर के पास बच गया उसकी वैल्यू कितनी है? तो यहां पर उसके पास सिर्फ एक मशीन बची है बायर के पास, तो कॉस्ट ऑफ वन मशीन 80,000, क्योंकि एक ही मशीन है, एक मशीन की कॉस्ट 80,000 है। अब 31 दिसंबर 2008 को इसने डेप्रिसिएशन लगाया। बायर जो डेप्रिसिएशन लगा रहा है वो 10% लगा रहा है। क्वेश्चन में हमें गिवन है बायर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहा है वो 10% लगा रहा है, तो जो एसेट बायर के पास है उस पे उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। 10% लगाया, 8,000, वैल्यू बची 72,000। फिर 31 दिसंबर 2009 को उसने दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया 7200। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू बची इसकी? 64,800। दिस इज वैल्यू ऑफ एसेट लेफ्ट। ठीक है, तो ये तीन बेसिक वर्किंग नोट हैं जो आपको हमेशा पार्शियल रिपोजेशन के केस में बनाने हैं। पहला आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, दूसरा आपका वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस, और तीसरा वर्किंग नोट होगा वैल्यू ऑफ एसेट लेफ्ट विद बायर। I hope this is clear till now. Now you will start preparing the accounts. ठीक है, अब आपके बेसिक वर्किंग नोट तो ये आपके बन चुके हैं, अब आप अकाउंट्स बनाना शुरू करो। सबसे पहले हम बनाएंगे पहला वर्किंग नोट आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का बनेगा। सेकंड वर्किंग नोट जहां पे मैंने लिखा वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस। थर्ड वर्किंग नोट वैल्यू ऑफ एसेट लेफ्ट विद द बायर। वेंडर ने तीन तो टोटल मशीन 4 खरीदी थी, बायर ने 4 मशीन खरीदी थी, 4 में से 3 रिपोजेस हुई है, तो एक तो अभी भी बायर के पास है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बायर ने 4 मशीन खरीदी है, 4 में से 3 वेंडर ने रिपोजेस कर ली और एक अभी भी बायर के पास है। तो ये है 3 मशीन जो उसने रिपोजेस की उसकी कैलकुलेशन, और ये है एक मशीन जो बायर के पास रह गई उसकी वैल्यूएशन। दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो ओके, आई एम इरेजिंग दिस नाउ, यू मस्ट हैव नोटेड डाउन ऑल दिस। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अकाउंट्स। अब हम अकाउंट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ बायर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर कम से कम 3 बनेंगे, और भी हम बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और बना सकते हो, बट मिनिमम 3 वर्किंग नोट बनेंगे इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजेशन। ट्राई टू मेक इट एट द एंड। आप अपना चारों अकाउंट का परफॉर्मा पहले बना लो और वर्किंग नोट फिर उसके नीचे आप अपने मेंटेन कर लो। टाइप करेंगे? टाइप क्यों करोगे बेटा निक्की? इतना आपको टाइप करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। आपका एग्जाम जो होगा, अगर ऑनलाइन एग्जाम भी है, तो आपको हाथ से ही लिख के देना है। जैसा आप अपना पेपर लिखते हो उसका पीडीएफ बना के उसको अटैच करना होता है अपनी मेल पर। टाइप कुछ नहीं करना है। और एग्जाम किस मोड में होंगे? आई एम रिपीटिंग एग्जाम के ऊपर अभी मीटिंग होगी, तो फिर उसका सर्कुलर आ जाएगा कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। अभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग मीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, अब अकाउंट बनाओ जल्दी से, परफॉर्मा बनाओ अपनी बुक में। इन द बुक्स ऑफ बायर, इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। बायर आपका एक्स कंपनी लिमिटेड है, तो इन दी बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड आप अकाउंट्स बनाओगे। पहला अकाउंट नहीं, कुछ नहीं होगा, यू कैन मेक इट एज पर योर चॉइस। वैसे नीचे बनाने चाहिए, लॉजिकली वी शुड मेक एट द एंड। पहला हम बना रहे हैं यहाँ पर मशीन अकाउंट, machine on hire purchase account. First account is machine on hire purchase account. Date, particulars, amount, date, particulars, amount. ठीक है, और दूसरा अकाउंट बनेगा हायर वेंडर का। दूसरा अकाउंट हायर वेंडर का बनाओ।
हायर वेंडर कौन है यहाँ पर? नेम ऑफ हायर वेंडर इज आरवी ट्रेडर्स, ठीक है। तो दूसरा है मैसर्स आरवी ट्रेडर्स अकाउंट। बायर की बुक में ये दो अकाउंट बनने हैं, एक बनना है एसेट अकाउंट और एक बनना है हायर वेंडर अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट्स के परफॉर्मा पहले बना लेंगे पैरेलल। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो अब शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है, परचेज की एंट्री आएगी। कन्वर्जन का मतलब होता है बेटा, जो आपके 75 में से नंबर लगाए हैं उसको फिर प्रोपोर्शनेटली आपके 100 में से लगा देंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर परचेज की एंट्री आएगी। मशीन परचेज की है, ट्रेडर्स के अकाउंट बना रहे हैं। तो कब खरीदी है? 1 जनवरी 2008। डेट वाइज मेंशन करोगे। 1 जनवरी 2008 को मशीन खरीदी है, तो हमारी एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आरवी ट्रेडर्स अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट, ठीक है। मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट, 4 मशीन खरीदी है, तो कैश प्राइस हुआ 3,20,000। 1 जनवरी 2008 को उसने मशीन खरीदी है, 4 मशीन खरीदी है, तो पहले मशीन परचेज की एंट्री आएगी। मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट, ये बाय लगा लेना यहाँ पर। कैश प्राइस आ गया। सेम डेट पर उसने डाउन पेमेंट पे की है, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2008 को टू बैंक अकाउंट, जो उसने सेम डेट पर डाउन पेमेंट की है उसकी एंट्री आएगी 32,000। वर्किंग नोट में अब आपके पास सब है कि डाउन पेमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है। यू आर हैविंग एवरीथिंग इन योर वर्किंग नोट्स, ठीक है। वहां से बस अमाउंट लेते जाना। तो पहली एंट्री हुई मशीन परचेज की, फिर सेम डेट पर उसने डाउन पेमेंट कर दी। 1 जनवरी खत्म, अब सीधा ईयर एंड पे आएंगे। ईयर एंड मतलब 31 दिसंबर 2008, जिस पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको पे करनी होती है। तो पहले क्या होगा, पहले वो इंटरेस्ट ड्यू होगा, देन ही विल पे द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पूरे साल का पहले इंटरेस्ट लगेगा, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट है 12,800, वो यहाँ पर ड्यू हुआ। और फिर इसी डेट पर इसने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी। 31 दिसंबर को उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, वो यहाँ पर इसने पे कर दी टू बैंक अकाउंट 80,000। पर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 80,000 है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं वर्किंग नोट में, ठीक है। बेटा ये नया क्वेश्चन है ना, अब इसको समझो कैसे करना है। तो ये पहले मशीन परचेज किया, जो भी डेट आपको दी है डेट वाइज सबसे पहले मशीन परचेज करते हैं। मशीन परचेज की एंट्री, मशीनरी अकाउंट, मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो ये यहाँ पर ये एंट्री आ गई, ठीक है। सेम डेट पर वो जो है डाउन पेमेंट करता है, तो डाउन पेमेंट क्या होगी, आरबी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आरबी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। उस डेट पर एंट्री खत्म। अब सीधा आएंगे ईयर एंड पर। ईयर एंड पर पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है और फिर इंस्टॉलमेंट पे होती है। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट था वो ड्यू किया और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। ईयर एंड हो गया, बुक्स यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो ये कितना आएगा, 3,32,800, 3,32,800 टू बैलेंस CD। बैलेंस CD हमारा आया 2,20,800। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर जो हमारा बैलेंस CD है 2,20,800 आ गया, ठीक है। अब इसको कैरी डाउन करेंगे 1 जनवरी 2009 बाय बैलेंस BD 2,20,800। अब इस साल क्या है, इस साल सीधा ईयर एंड पर आएंगे। तो 31 दिसंबर 2009 पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो यहाँ पर आएगा
बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 9600 जो हमने कैलकुलेट किया था। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट 9600 था, तो सेकेंड ईयर का पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब जब उसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी थी तो इन्होंने बताया कि वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप जैसे मर्जी बना सकते हो, ठीक है। जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करनी थी तो वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो उसका एसेट रिपोजेस हो गया। तो इंस्टॉलमेंट पेड की हमारी एंट्री क्या होती? आरबी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे कर देता तो हमारी एंट्री होती आरबी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका एसेट रिपोजेस हो गया। तो टू बैंक की जगह क्या हो जाएगा? टू मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। 2,20,800। दिस इज 2,20,800 लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग है। ठीक है, अब क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो जो हमारी एंट्री होती थी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो अब वो हो जाएगी, क्योंकि एसेट रिपोजेस हो गया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो जब 31 दिसंबर को उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो हमारी हो गई यहाँ पर टू मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। उसने मशीन को रिपोजेस कर लिया। किस अमाउंट पर? जो हमने कैलकुलेट किया था सेकेंड वर्किंग नोट में, यहाँ पे मेंशन कर दो वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में हमने कैलकुलेट किया है 1,53,600। ठीक है, ये यहाँ पर मशीन रिपोजेस हो गई बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। किस वैल्यू पर रिपोजेस हुई है? जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट की है, वर्किंग नोट 2 में 1,53,600, ये है उसकी रिपोजेस्ड वैल्यू। बाकी हमारा यहाँ पे बच गया टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज हुआ। तो ये हुआ कितना? 2,30,400 और बैलेंस सीडी हो गया हमारा 76,800। ये अकाउंट यहाँ पर क्लोज। आई होप यू हैव डन टिल नाउ। अब इसके बाद हम आते हैं मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो सबसे पहले तो मशीनरी खरीदी थी 1 जनवरी 2008 टू आरबी ट्रेडर्स अकाउंट। आरबी ट्रेडर्स अकाउंट से उसने मशीनरी खरीदी 3,20,000 की 4 मशीन खरीदी है। यही वाली तो एंट्री है ना। तो इधर हम मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट लिख रहे हैं, इधर आरबी ट्रेडर्स अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, 3,20,000 की मशीनरी खरीदी। 31 दिसंबर को उस पे उसने डेप्रिसिएशन लगाया। मशीनरी अकाउंट में क्या इंफॉर्मेशन आएगी? जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, या जो अगर वो रिपोजेस हो रही है, ये वाली इंफॉर्मेशन आती है सिर्फ मशीनरी अकाउंट में। तो फर्स्ट ईयर क्लोजिंग पे डेप्रिसिएशन लगाया। बायर किस रेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहा है? 10% पे। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है बायर जो नहीं, मैंडेटरी नहीं है अनामिका, इट इज नॉट मैंडेटरी। बायर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहा है वो 10% लगा रहा है। तो 10% किसका हुआ? 32,000। ठीक है, यहाँ पर बायर का रेट ऑफ, क्योंकि पहले साल मशीनरी बायर के पास है, वो अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहा है, 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसने लगाया है। अब यहाँ पे निकल जाएगा बैलेंस सीडी। कितना आएगा ये? 2,88,000। ठीक है, बैलेंस सीडी हुआ 2,88,000। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस बीडी 2,88,000। अब इस साल फिर ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2009। तो उसने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाया। उसने ये वाली मशीन्स जो है पूरा साल यूज की। 31 दिसंबर 2009 कौन सी डेट है? जिस डेट पर मशीन उनकी रिपोजेस हो रही है। ठीक है, बट 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2009 तक तो उसने पूरी मशीन यूज की है। ठीक,
हाँ, डेप्रिसिएशन के लिए हम कोई वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, डेप्रिसिएशन हमारा सीधा सीधा यही कैलकुलेट होता जाएगा। तो अब इसने ये मशीन पूरा साल यूज किया तो इस पर 10% इसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 28,800, 2,88,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगाया 28,800। अब इस डेट पर क्या हुआ, इसकी मशीन रिपोजेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोजेशन की एंट्री क्या आ जाएगी, आरवी ट्रेडर्स अकाउंट। पहले तो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इसमें जो है उसकी मशीन रिपोजेस हो गई। किस वैल्यू पर रिपोजेस की है, 1,53,600। ठीक है, चार में से तीन मशीन जो है रिपोजेस हो गई, तो वो तीन मशीन किस वैल्यू पर रिपोजेस हुई है, 1,53,600 पर। और एक मशीन उसके पास बच गई, किस वैल्यू की बची, जो आपका वर्किंग नोट 3 है, वैल्यू ऑफ मशीन लेफ्ट, वो इसका क्लोजिंग रहेगा ना, क्योंकि ये चार मशीन के लिए अकाउंट बना रहा था। जब चार में से इस डेट पर तीन रिपोजेस हो गई, एक तो अभी भी उसके पास बच गई, तो उस मशीन की वैल्यू जो है यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो वर्किंग नोट 3 में आपने कैलकुलेट की है उसकी वैल्यू 64,800। ठीक है, जिस डेट पर रिपोजेशन हो रहा है उस डेट पर आप कौन कौन सी एंट्री करोगे, पहली एंट्री पूरे साल का डेप्रिसिएशन, दूसरी एंट्री जो उसने एसेट रिपोजेस किया, तीसरी एंट्री उसके पास जो मशीन बची है उसकी क्या वैल्यू बची है, क्लोजिंग वैल्यू। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजेशन, तो वो आपका जाता है पी एंड एल अकाउंट, या फिर हम लिखते हैं इसको लॉस ऑन रिपोजेशन। ये चार एंट्री आपकी आती है इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजेशन। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, दिस विल बी लॉस ऑन रिपोजेशन। तो कितना आ रहा है लॉस, कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखो, हाउ मच इज द लॉस ऑन रिपोजेशन। जब हमारा फुल रिपोजेशन था तो फुल रिपोजेशन में बैलेंस सीडी नहीं आता था, क्यों, क्योंकि बायर के पास कुछ बचता ही नहीं था, जितना एसेट था सारा का सारा वेंडर वापस ले जाता था, तो उस केस में बैलेंस सीडी नहीं होता था। पार्शियल रिपोजेशन में कुछ एसेट बायर के पास बच जाता है तो वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पर इसके पास एक मशीन बच गई है, तो 2 साल बाद उस मशीन की जो वैल्यू उसके हिसाब से है वो इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये इसने किस वैल्यू पर रिपोजेस की, ये हम कैलकुलेट कर चुके। सो द डिफरेंस ऑफ ऑल दीज इज द लॉस ऑन रिपोजेशन। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ, 40,800। वेरी गुड, 40,800 is the loss on repossession. I hope सबका आ रहा है, ये कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, why you are not calculating? Good. In the books of buyer हमारे दोनों अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब हम बनाएंगे in the books of hire vendor. Hire vendor is Messrs RV Traders. ठीक है, वेंडर कौन है, आरवी ट्रेडर, उसकी बुक में अब अकाउंट बनेगा 3,20,000 इज द कॉस्ट प्राइस, और बायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या ले रहा है, 10%। तो 10% ऑफ 3,20,000, दिस इज 32,000। Okay, I'm going to erase this now. अब वेंडर की बुक में दो अकाउंट्स बनाओ, कौन कौन से दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है हायर परचेजर और दूसरा कौन सा बनता है, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। मेक दीज टू अकाउंट। अब हायर वेंडर की बुक में अकाउंट बनाने हैं, हायर परचेजर की बुक में बन गए हैं, हायर वेंडर की बुक्स में बनाने हैं। तो अगेन मेक टू अकाउंट्स, वन इज हायर परचेजर अकाउंट एंड सेकेंड वन इज गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट।
तो हायर परचेजर अकाउंट, तो दिस इज एस एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, सेम परफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहला अकाउंट बनेगा हायर परचेजर का, दूसरा अकाउंट बनेगा गुड्स repossessed account. Second account will be this one. ठीक है, तो अब पहले हम बनाना शुरू करते हैं हायर परचेजर का। सबसे हाईएस्ट मार्क्स का कौन सा चैप्टर आता है एग्जाम में? डिसोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि डिसोल्यूशन में जो चॉइस होती है ना, वो भी डिसोल्यूशन का ही क्वेश्चन होता है। बाकी क्वेश्चन में क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था? थियरी होता है हमेशा, वो उसमें भले ही आपको ट्रू फॉल्स पूछे, विद रीजंस ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं, नहीं तो कोई क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन दे देते हैं कि लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताओ या IFRS के बारे में बताओ, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, कुछ भी पूछ सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ, इसमें चॉइस होती है कि या तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करो या एनपीओ का क्वेश्चन करो। फिर आपका होता है या तो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करो या फिर इन्वेंट्री का क्वेश्चन करो, चॉइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि या तो आप हायर परचेज का क्वेश्चन करो या ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन करो, चॉइस होती है। लास्ट क्वेश्चन डिसोल्यूशन करो या डिसोल्यूशन करो। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो आपको इन एनी केस डिसोल्यूशन के वर्सेस में डिसोल्यूशन ही चॉइस होती है, तो वो तो पूरा आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन रह जाएगा। ये पहला अकाउंट एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट है जो हमारा परचेजर है। चलो अब इसका अकाउंट को शुरू कर रहे हैं हम, बाकी बात बाद में करेंगे। एक्स कंपनी लिमिटेड, तो मैंने बोला था कि इसको बनाने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है कि आप हायर वेंडर का अकाउंट तो बना चुके हो परचेजर की बुक में, वहां से पूरा का पूरा ये अकाउंट हमारा बन जाता है। ठीक है, हमें ज्यादा इसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो वहां पे बैलेंसेस हैं सेम बैलेंसेस हमारे आ जाते हैं, डेबिट वाला क्रेडिट और क्रेडिट वाला डेबिट। सबसे इजीएस्ट वे तो ये है, नहीं तो जर्नल एंट्रीज आपके पास है, उसके हिसाब से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक्स कंपनी हायर, जो वेंडर है, वेंडर ने एसेट बेचा है परचेजर को। ठीक है, तो क्या एंट्री हुई? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू गुड्स टू मशीन ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट। तो 1 जनवरी 2008 को टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, क्योंकि वेंडर की बुक्स में बन रहा है तो वेंडर अपने हिसाब से एंट्री करेगा। तो वेंडर तो सेल कर रहा है तो वो लेगा हायर परचेज सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स कर रहा है? 3,20,000 की 4 मशीन बेच रहा है। सेम डेट पर हायर वेंडर जो है डाउन पेमेंट रिसीव करता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कंपनी लिमिटेड उसने किया हो। जब डाउन पेमेंट रिसीव की तो एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव कर रहा है? एक्स कंपनी से जो हायर परचेजर है। तो बाय बैंक अकाउंट 32,000 इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई। फिर 31 दिसंबर को इसको इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 12,800। और फिर 31 दिसंबर को ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करता है बाय बैंक अकाउंट 80,000। ठीक है, ये साल एंड हो गया, अपनी बुक्स क्लोज कर देगा ये। 3,32,800 और यहाँ पर बैलेंस CD जो हुआ वो हमारा आ गया
2,20,800। ये सेम बैलेंसेस आपको हायर वेंडर की बुक में मिलेंगे जो आपने हायर परचेजर की बुक में बनाया था, तो वहां से आप इजीली बैलेंसेस देख सकते हो। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2009 को इसने ये ब्रॉड डाउन कर लिया लास्ट ईयर का क्लोजिंग 2,20,800। 31 दिसंबर को फिर इसने इंटरेस्ट जो इसको रिसीव करना था वो लिखा यहाँ पर 9,600। ठीक है, इस डेट पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर हायर जो परचेजर था इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो इसने गुड्स को रिपोजेस कर लिया। ठीक है, तो गुड्स रिपोजेस की एंट्री आएगी बाय गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। जो गुड्स रिपोजेस करेगा वो सीधा रिपोजेस्ड अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो वर्किंग नोट 2 में हमने ये जो निकाला था 1,53,600 किस वैल्यू पर गुड्स रिपोजेस किए, इस वैल्यू पर गुड्स रिपोजेस किए। बाकी आपका हो गया क्लोजिंग। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आपकी क्लोजिंग आ गई 76,800। दैट्स इट। ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो यहाँ पर जो उसने गुड्स रिपोजेस किए थे वो सीधा गुड्स रिपोजेस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, वॉट एवर गुड्स हैव बीन रिपोजेस्ड बाय द वेंडर दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो यहाँ पर 31 दिसंबर को जिस डेट पर इसने गुड्स रिपोजेस किए उस डेट पर यहाँ पर आपका आ जाएगा 2X कंपनी लिमिटेड अकाउंट। X कंपनी लिमिटेड के जो गुड्स थे वो रिपोजेस हुए, तो यू विल राइट X कंपनी लिमिटेड अकाउंट 1,53,600। ठीक है, अब जो गुड्स रिपोजेस हुए इसका इन्होंने बताया था कि उस पे आरवी ट्रेडर ने ओवरहॉलिंग कराई थी। ठीक है, ओवरहॉलिंग मतलब कि ओवरऑल रिपेयरिंग उन मशीन्स की कराई थी जो गुड्स इन्होंने रिपोजेस किए थे। तो यहाँ पर उसका एक्सपेंस है तो टू बैंक अकाउंट 42,000, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है तो यूजुअली दे यूज टू पेड बाय थ्रू दी बैंक। छोटा सा अमाउंट होता है 3,000, 4,000, 5,000 तो हम कैश अकाउंट दिखा देते हैं, बट 42,000 इज अ बिग अमाउंट, सो वी आर शोइंग इट बाय द वे ऑफ बैंक। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई भी रिपेयरिंग ओवरहॉलिंग चार्जेस कराते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री हम करते हैं गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हो गई टोटल कॉस्ट 3 मशीन्स की। ठीक है, अब उसने क्या किया, जब उसने ओवरहॉलिंग करा दी तो उसने 2 मशीन्स को बेच दिया। ये टोटल 3 मशीन्स का है, 3 में से 2 उसने बेच दी। उसकी डेट तो हमें मेंशन नहीं की है, सो वी लीव द डेट। तो यहां पर हम लेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना, 1,20,000। अब यहाँ पर हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसने जितनी मशीन रिपोजेस की थी सारी की सारी मशीन नहीं बेची। 3 मशीन रिपोजेस की थी, 3 में से 2 ही मशीन बेची है, तो गुड्स रिपोजेस अकाउंट में 1 मशीन अभी भी बाकी है, तो उसकी वैल्यू क्या है, और जो उसने मशीन बेची है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये 2 चीजें हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हमें यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो 3 वर्किंग नोट आप ऑलरेडी बना चुके हो। मेक वर्किंग नोट 4। जहां 3 वर्किंग नोट बनाए हैं उसमें फिर आप चौथा वर्किंग नोट बनाओ। वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड नॉट सोल्ड। नेक्स्ट आपने बनाया वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड नॉट सोल्ड। जो गुड्स रिपोजेस हुआ था नहीं बेचा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट लेंगे पहले, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मशीन्स रिपोजेस्ड। पहले हम निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मशीन रिपोजेस्ड। तो बेसिक वैल्यू 1,53,600। उसके ऊपर जो इन्होंने रिपेयरिंग कराया तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो गया, तो ये 42,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हुआ
1,95,600। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मशीन्स रिपोजेस्ड कितनी हुई? ये तो रिपोजेशन वैल्यू थी प्लस ये रिपेयरिंग चार्जेस थे, तो टोटल कॉस्ट हो गई 1,95,600। अब इसके पास कितनी उसने नहीं बेची है? एक मशीन नहीं बेची है, तीन मशीन रिपोजेस की थी, 3 में से 2 मशीन बेच दी, एक उसके पास है, तो नॉट सोल्ड है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 1/3 इंटू 1, टोटल कॉस्ट का 1/3, क्योंकि ये 3 मशीन की कॉस्ट है, 3 में से एक मशीन की कॉस्ट हमें निकालनी है, जो मशीन बची है उस किस वैल्यू की मशीन बची है, इसका 1/3, तो वो कितना हुआ? 65,200। तो जो मशीन बच गई है उसकी वैल्यू है 65,200। दिस इज वर्किंग नोट 4। एक बनाएंगे वर्किंग नोट 5, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। जो गुड्स रिपोजेस्ड बेचे उस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? तो 1,95,600 ये टोटल कॉस्ट थी, 2 मशीन बेची है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1,85,600। सॉरी 1,30,400। जो 3 मशीन टोटल रिपोजेस की थी उनकी कॉस्ट कितनी थी? 1,95,600। उसमें से 2 मशीन बेची है, उन 2 मशीन की कॉस्ट क्या है? 2/3 कर दिया इसका, टोटल कॉस्ट का 2/3 इज द कॉस्ट ऑफ 2 मशीन्स व्हिच हैव बीन सोल्ड, तो उनकी कॉस्ट थी 1,30,400 और सेलिंग प्राइस कितना है? 1,20,000। तो ये क्या बचा? 10,400। दिस इज लॉस ऑन सेल। 1,30,400 रुपए की वैल्यू थी और उसको बेच दिया इन्होंने 1,20,000 में, तो ये जो डिफरेंस है 10,400 वो हो गया लॉस ऑन सेल। तो यहाँ पर इसको हम इस अकाउंट में लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। आप ये बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तब भी निकल आएगा, नहीं तो इसका वर्किंग नोट बनाना चाहो तो वो भी बन सकता है। यस, जो ओवरहॉलिंग कराई है वो तो तीनों, जो जितनी मशीन रिपोजेस करेगा ओवरहॉलिंग या रिपेयरिंग वो सबकी कराई जाएगी, तो वो जो एक्सपेंस है जितने मशीन रिपोजेस होंगे सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 एसेट रिपोजेस करता तो रिपेयरिंग चार्जेस दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते, 3 मशीन रिपोजेस की हैं तो ओवरहॉलिंग चार्जेस तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये मान के चला जाएगा जो भी कराया है, जितना एसेट रिपोजेस किया है सबका सेम रिपेयरिंग कराया है उसमें, ठीक है, तो इसलिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो टोटल 3 मशीन्स की कॉस्ट थी उसमें कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऐड हो गई, तो वो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मशीन्स हो गई। अब हमें एक मशीन जो उसके पास रह गई, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू निकाली है, और यहाँ पर कॉस्ट है जब 2 मशीन उसने बेची है उसकी कॉस्ट थी इतनी, उसका सेलिंग प्राइस था इतना, तो उसको क्या हुआ? लॉस ऑन सेल हुआ। कितना लॉस हुआ? 10,400। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर भी हो सकती है, ठीक है, यू कैन टेक इट एज अ बैलेंसिंग फिगर और यू कैन कैलकुलेट इट सेपरेटली लाइक दिस। मैं कह रही थी कि 3 तो बनेंगे ही इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजेशन, मिनिमम 3 अकाउंट तो आपके 3 वर्किंग नोट तो आपके बनेंगे, अकाउंट 3 नहीं बनेंगे, 3 मिनिमम 3 वर्किंग नोट बनेंगे, और भी बन सकते हैं। इट इज गिवन इन क्वेश्चन बेटा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, and sold 2 of the repossessed machine for ₹1,20,000। तो जो 2 मशीन उसने बेची हैं वो 1,20,000 में बेची हैं, वही यहाँ पर हमने लिखा है 1,20,000, ये जो यहाँ पर है
ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 की 2 मशीन बेची। बिल्कुल ठीक, 10,400 लॉस। यस, यही है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में होगा जितनी मशीन रिपोजेस की सारी बेच दी, तो उस केस में बैलेंस सीडी नहीं आएगा। ठीक है, जहां पर किसी क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा कि उसने सपोज यहाँ पर 3 मशीन रिपोजेस की थी, तीनों की तीनों मशीन उसने बेच दी, तो उस केस में आपका बैलेंस सीडी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, जितना खरीदा, जितना रिपोजेस किया, सारा का सारा बेच दिया। हाँ, 10,400 लॉस है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो उस केस में बैलेंस सीडी नहीं आएगा। बैलेंस सीडी आपका कब आएगा? जब उन्होंने सारे एसेट रीसेल नहीं किए। रीसेल अगर सारे नहीं होंगे तब बैलेंस सीडी आएगा, नहीं तो अगर वो सारे रीसेल कर देंगे तो कोई बैलेंस सीडी नहीं है, बस बैंक अकाउंट आएगा और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। होंगे बिल्कुल, रिपोजेशन के अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे ना, नहीं तो चीटिंग होगी। अगर आप वर्किंग नोट ही नहीं दिखाओगे तो ये कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ कैलकुलेशन किया है? बिना कैलकुलेशन किए तो फिगर्स नहीं आएंगी ना।